नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। रासायनिक बलगतकी का पार्ट 1 जा चुका है और उसमें बात किए हैं हम लोग कि रासायनिक बलगतकी क्या होती है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, अभिक्रिया की दर क्या होती है। क्योंकि रासायनिक बलगतकी भौतिक रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया किस वेग से हो रही है उस अभिक्रिया की दर या उस अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं। और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे उत्प्रेरक होता है, ताप होता है, अभिकारकों की प्रकृति होती है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो भी चीज़ें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या वेग को प्रभावित करती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करते हैं। आज की वीडियो पार्ट नंबर 2 होगी। यानी कि दोस्तों हम लोग पिछले वाले वीडियो के ठीक आगे आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि पिछले वीडियो में पढ़े थे अभिक्रिया की दर, तो आज पढ़ेंगे अभिक्रिया का दर नियतांक। ठीक है, आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक बनने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है कि विशिष्ट वेग स्थिरांक की इकाई बताइए या विशिष्ट वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए या अभिक्रिया के दर नियतांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि जो अभिक्रिया का दर निकालते हैं ना, वो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए निकालते हैं। अभिक्रिया का वेग नियतांक या वेग स्थिरांक जिसको कहते हैं, वह भी अगर आप निकालेंगे तो किसी न किसी अभिक्रिया के लिए निकालेंगे। तो मानना पड़ेगा सबसे पहले कि कोई भी दी गई रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित है। यानी कि सबसे पहले आप मान लेते हैं, माना कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार की है, ए से अभिकारक हो गया, पी से प्रोडक्ट हो गया, यानी कि उत्पाद हो गया। यानी कि ये दी गई एक रासायनिक अभिक्रिया है जो अनुत्क्रमणीय प्रकृति की है, इरिवर्सिबल टाइप की है। और इसमें ए जो है रिएक्टेंट है, अभिकारक है, पी क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। ठीक है, मान लेते हैं। अब इस पर गुल्डबर्ग और वागे ने एक नियम दिया था। ठीक है, गुल्डबर्ग और वागे नाम के वैज्ञानिकों ने 1864 ईस्वी में एक नियम प्रस्तुत किया था जिसे कहते थे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर उस नियम को इस अभिक्रिया पर लगा देंगे तब क्या होता है, देखिए तब हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम लगाने पर, क्रिया का नियम लगाने पर, मतलब ऑन अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या हो जाता है। गुल्डबर्ग और वागे ने क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है या समानुपाती होती है। तो इनके नियम के अनुसार इस अभिक्रिया का जो वेग होगा या अभिक्रिया का दर होगा dx/dt, वह प्रोपोर्शनल होगा इस रिएक्शन में जो अभिकारक होगा उसकी सांद्रता के। यहाँ पर दोस्तों जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है A, इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब हो गया सांद्रता, और वो भी मोलर सांद्रता यानी मोल प्रति लीटर में सांद्रता। और A लिखा हुआ है कौन चीज, अभिकारक है। A क्या है, अभिकारक है। ठीक है, यानी कि अगर आपका कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें जो भी अभिकारक यहाँ रहेगा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पर जब आप यह नियम लगा देते हैं तो आपको मिल जाता है dx/dt। ठीक है, और dx/dt प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक की सांद्रता A के। ठीक है, अब आप इसको अपने तरह से क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं dx/dt बराबर, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाकर एक नियतांक लगाते हैं k, और यह हो गई अभिकारक A की सांद्रता। अब यहाँ पर आपको एक नया चीज़ मिल गया k, लिखेंगे जहाँ k क्या है, जहाँ k क्या है, वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक है, यह किसका वेग स्थिरांक है, यह दी गई उपरोक्त अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, अब यह वेग स्थिरांक और क्या कहला सकता है, तो इसको हम अभिक्रिया का दर नियतांक भी कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, अभिक्रिया का दर नियतांक या रेट कांस्टेंट कहते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इस अभिकारक A की जो सांद्रता है वह 1 हो जाती है, यानी कि उसका मान 1 हो जाता है। लिखते हैं यदि अभिकारक A की सांद्रता 1 हो
या इसको लिख देते हैं इकाई हो, इकाई मतलब एक होता है, इकाई हो तो क्या होगा, तो dx अपान dt बराबर k। यानी कि अब जो k मिला है, जहाँ लिख देंगे जहाँ k बराबर अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक, अब आपसे अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी कि अभिक्रिया के दर नियतांक और विशिष्ट वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक पूछा जाता है। ठीक है, आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया तो ये तो जरूर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि किसी भी अभिक्रिया के दिए गए अभिक्रिया के विशिष्ट वेग स्थिरांक के मात्रक का व्युत्पत्ति कीजिए या मात्रक को लिखिए, क्या होगा। ऑप्शनल में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे। आइए देख लेते हैं। देखिए के का मात्रक यानी कि के का मात्रक, के क्या है, विशिष्ट वेग स्थिरांक है। और देखिए यहाँ पर अगर एक अभिकारक है तब भी, अगर 3-4 अभिकारक भी हो गए, 2 अभिकारक भी हो गया तो भी वह 2 अभिकारक की सांद्रता यहाँ रखी जाएगी। ठीक है, और इन दोनों अभिकारकों की सांद्रता का मान अगर 1 होगा तब यह k बराबर होगा dx अपान dt के। ठीक है, ये dx और dt क्या है, dx है देखिए उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, या जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती थी, जब उसमें हम t सेकेंड बराबर 0 रखते थे, t बराबर 0 सेकेंड रखते थे तो अभिक्रिया नहीं होती थी, यानी कोई भी अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलता था। जब t बराबर जब कुछ समय बीत जाता था, यानी t बराबर जब कुछ सेकेंड आता था, उसके बाद अभिकारक की कुछ मात्रा उत्पाद में बदल पाती थी। ठीक है, तो वही t है यहाँ पर, मतलब ये जो dx है यह t समय बाद उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है और यह उत्पादों की सांद्रता के परिवर्तन में लगा हुआ समय है। ठीक है, इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप वो वीडियो देखे होंगे। दोस्तों बता दें कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक करिएगा। ठीक है, या इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तो आपको इस तरह की सारी वीडियो मिलती रहेगी समय समय पे जब भी अपलोड की जाएगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। dx क्या है, यह सांद्रता में परिवर्तन है, यानी कि यह भी एक तरह की सांद्रता है। सांद्रता है तो मोल प्रति लीटर में रहेगी, और ये लगा हुआ समय है, यानी कि सांद्रता परिवर्तन में लगा हुआ समय है, तो इसको सेकंड में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, घंटे में भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं, महीना में भी और वर्ष में भी ले सकते हैं। ठीक है, वह एक दी गई टाइम है। देखिए के का मात्रक, के क्या है, विशिष्ट वेग स्थिरांक। कब हो गया, जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो या एक हो। अगर परिभाषा पूछा गया कि विशिष्ट वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर नियतांक का परिभाषा बताइए, तो आप कहेंगे ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है, और ये कब, जब इकाई हो जाए तब क्या हो जाएगा, जब इसका मान इकाई या एक हो जाएगा तब इसका के में गुणा करेंगे तो वही आएगा। यानी बोल सकते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर, मतलब किसी भी दी गई अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई होने पर या एक होने पर या एकांक होने पर अभिक्रिया के दर को ही क्या कहेंगे, अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक। फिर से सुनिए, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक होने पर अभिक्रिया के दर को ही अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए मात्रक की बात है, तो k का मात्रक बराबर dx का मात्रक रख दीजिए, यानी कि dx का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। ये अभिक्रिया यहाँ पे सांद्रता का मात्रक है, मोल प्रति लीटर, और नीचे dt है, तो नीचे dt मतलब समय मतलब समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक, तो दोनों को जब सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर यूनिवर्स सेकेंड यूनिवर्स। ठीक है, यह कब है, जब यह टाइम सेकंड में लेंगे तब ये इस तरह का यूनिट हो जाएगा। अगर इसको दिन में ले लें या मिनट में ले लें तब क्या हो जाएगा, मोल लीटर यूनिवर्स मिनट यूनिवर्स। ठीक, मोल लीटर यूनिवर्स, ये देखिए घंटे में लेंगे तो हावर
हावर्स, ठीक है, यूनिवर्स हो जाएगा। ले सकते हैं डे यूनिवर्स में, ले सकते हैं मंथ यूनिवर्स में, ले सकते हैं ईयर यूनिवर्स में, ठीक है। इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर नियतांक क्या होता है, ठीक है। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर में जो आगे आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो क्या है उसको भी पढ़ते हैं। देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो पूछ लिया गया है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर बताइए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता क्या होती है। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सी रिएक्शन होती हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह की हो सकती है, जैसे कि आप जब 10 में रहते हैं तो कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो बहुत ढेर सारी तरह की अभिक्रियाएँ होती हैं। इसमें आपको कुछ नहीं कहना है, बस ये जानना है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिकारक जरूर होगा, ठीक है। कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें अभिकारक जरूर होगा। तो जितने अभिकारक हैं ना, उनके आगे जो संख्या होती है उसी को हम लोग कहते हैं अणुओं की संख्या, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं उनके अणुओं की कुल संख्या ही क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। आइए समझते हैं जरा। देखिए, जैसे मान लीजिए 2HI है, ठीक है। इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये ऐसे बट जाएगी H2 और I2 में, ठीक है। यह कोई रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसमें अभिकारक कौन है, अभिकारक ये है, ठीक है, ये अभिकारक है। और इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या अ से आगे, अ से अणुओं की संख्या, इसमें आगे कौन है, 2 है, यही अणुओं की संख्या हो गई। यानी कुल अणुओं की संख्या अगर 2 है तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, आणविकता बराबर 2, ठीक। आइए दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3। इसमें बता दीजिए आणविकता कितनी है, आणविकता। तो इसमें आपको अभिकारक देखना है, ये अभिकारक है, ठीक है। ये अभिकारक हैं, एक N2 अभिकारक है, एक H2 है। नाइट्रोजन पढ़ते हैं, इसको हाइड्रोजन पढ़ते हैं, ठीक है। और दुनिया की सबसे हल्की गैस भी कौन है, हाइड्रोजन है। तो ये दुनिया की सबसे हल्की और दुनिया की सबसे गर्म गैस है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये अंतरिक्ष में ऊपर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। H फॉर हॉटेस्ट, H फॉर हल्की, तो ये हॉटेस्ट गैस भी है और हल्की गैस भी है। और वायुयान या हवाई जहाज़ के टायरों में भी हीलियम हाइड्रोजन को भरा जाता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन, ये दुनिया की नंबर 1 गैस है, या वायुमंडल की नंबर 1 गैस कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन, ठीक है। इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसके अणुओं की संख्या कितनी है, तो इसके आगे देखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसके अणुओं की संख्या 1 और इसके अणुओं की संख्या 3, तो कुल मिला के 1 और 3 कितना हो गया, 4। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, आणविकता बराबर 4, ठीक है। तीसरी रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर CH3 COO C2H5 प्लस H2O बराबर ये हो जाता है CH3 COOH प्लस C2H5OH। ये रिएक्शन बहुत ही आसान है, आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे रिएक्शन इतने में बदल रही है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसमें अभिकारक कितने हैं, तो 2 अभिकारक हैं। एक ये है, ये एस्टर कहलाता है और इसी से परफ्यूम या सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं, ठीक है, इत्र वगैरह, ठीक है। तो देखिए, ये है क्या अभिकारक, ये है क्या अभिकारक। इसके अणुओं की संख्या क्या है, तो इसके आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अ से आगे, अ से अणुओं की संख्या होती है। तो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1। ये भी अभिकारक है, इसके आगे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1। तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, कितने हो गए, 2। आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई।
तो लिख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2। मॉलिक्यूलरिटी मतलब आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई। आगे आइए देखिए, जैसे मान लीजिए C12 H22 O11 प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए ये चीनी है, इसको कहते हैं केन शुगर या सुक्रोज, ठीक है। ये माल्टोज भी होती है, लैक्टोज भी होती है। लैक्टोज अगर कहा जाए तो लैक्टोज का भी फार्मूला यही होगा, माल्टोज का भी होगा। माल्टोज फलों में पाई जाती है। फल मीठे लगते हैं आपको, जैसे आम मीठा लगता है या संतरा मीठा लगता है, तो वो मीठे क्यों लगते हैं? अंगूर मीठा लगता है तो क्यों लगते हैं? क्योंकि ये उसमें पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि फलों में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे माल्टोज। अगर वही दूध है, दूध की बात करें, दूध क्यों मीठा लगता है, तो दूध में लैक्टोज होता है और लैक्टोज का भी फार्मूला यही होता है। अगर कहा जाए गन्ने का रस मीठा क्यों होता है, तो गन्ने के रस में ये पाया जाता है सुक्रोज, इसलिए वो मीठा होता है। या गन्ने के रस को क्या कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं सुक्रोज कहते हैं, ठीक। इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है। ये देखिए, ये कोई अभिक्रिया है जिसमें ये सुक्रोज को पानी में डाला जा रहा है और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जा रहा है, ठीक है। फ्रक्टोज में बदल जा रहा है, ये ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज जो ग्लूकोन डी पीते हैं आप, और फ्रक्टोज क्या है, देखिए फ्रक्टोज दुनिया में सबसे मीठा पदार्थ होता है, ठीक है। अगर कहा जाए सभी कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे मीठी शर्करा कौन है, तो फ्रक्टोज होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन एक को फ्रक्टोज एक को ग्लूकोज लिखा गया है। तो ये चीज़ आपको बाद में समझाई जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों है कि दोनों का फार्मूला सेम होने के बाद भी एक को ग्लूकोज एक को फ्रक्टोज कहते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, ठीक है। वो भी आपको आगे पढ़ना है। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, अभिक्रिया की आणविकता कितनी है, तो देखना है, अभिकारक देखना है। आणविकता मतलब अभिकारक, देखिए ये अभिकारक है, ये अभिकारक, दोनों के आगे कुछ नहीं है, मतलब एक एक है, तो 1 + 1 जोड़ देंगे बराबर कितना आ गया, 2। तो ये आपकी आणविकता आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए कोटि क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अगर ये रासायनिक अभिक्रिया है तो इसका एक अभिक्रिया की दर होगी, ठीक है। इसमें भी अभिक्रिया की दर होगी, इसमें भी अभिक्रिया की दर होगी। देखिए यहाँ पर डबल निशान लगा है तीर का, यहाँ पे सिंगल। डबल मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब जब ये चाहे तो इसमें बदल जाए और जब ये दोनों लोग चाहें तो दोनों मिलकर ये बना लें। तो ऐसे जगह पे जो होता है वहाँ पे उत्क्रमणीय रिएक्शन बोलते हैं और ऐसा चिन्ह लगाते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये अभिक्रिया दोनों तरफ से होने वाली है, ठीक है। ऐसा चिन्ह जहाँ पे लगाया गया इसका मतलब है कि ये और ये मिल करके अगर एक बार ये बना देते हैं तो दोबारा ये लोग आपस में मिलकर ये नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि जो रिवर्सिबल ना हो सके, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसमें भी अभिक्रिया की दर होगी, इसमें भी अभिक्रिया की दर होगी, ठीक है। तो अगर इसमें अभिक्रिया की दर R किसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। सबसे पहले अगर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तब तो वो प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि की होगी। और अगर किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता की घात पर निर्भर नहीं करता है तब वह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। सबसे पहली बात, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है उसको बताने जा रहे हैं। देखिए अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है, जिसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन किसी भी अभिक्रिया में सबसे पहले अगर अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी तब वो प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि की हो सकती है। अगर अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी तो वह हमेशा शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब है कि इन सभी अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया की दर है वो किसी न किसी अभिकारक की सांद्रता की घात पर निर्भर करेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर इस अभिक्रिया पर देखें तो dx/dt मतलब
इस अभिक्रिया की दर, इस अभिक्रिया की दर क्या dx/dt वो निर्भर कर रहा है, किस पर करता है भाई, ये करता है C12H22O11 पर, ठीक है, निर्भर करेगा, H2O पर निर्भर नहीं करता है, आगे बताऊंगा क्यों नहीं करता है, ठीक है, केवल ग्लूकोज पर सुक्रोज पर निर्भर करेगा। और जब हम इसको सही करेंगे तब यहाँ पर K लगाएंगे समानुपाती घटा के, और इसकी घात कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है, ठीक। तो यही जो घात है ना वही n की वैल्यू होती है और वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। अब कह सकते हैं कि दी गई अभिक्रिया के लिए अगर अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर अभिकारक की एक सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता की एक घात पर निर्भर करता है, तब अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की होगी, ठीक है। अगर दी गई अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करता है तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में अभिक्रिया की कोटि को ध्यान से समझते हैं आगे। और क्या करना है आपको कि अभिक्रिया की कोटि निकाल के, ठीक है, फिर अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का व्यंजक स्थापित करना होता है, ठीक है। या किसी भी अभिक्रिया के लिए, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो, उसके लिए गतिज समीकरण का व्यंजक आपको निकालना होता है और जो व्यंजक मिलता है उसी पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अभिक्रिया की कोटि टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।